सौंदर्य की नदी नर्मदा। सांडिया से होशंगाबाद। नर्मदा भरपूर बह रही है। खूब पानी बरसा है इस साल। कहते हैं ऐसी वर्षा पिछले 100 सालों में नहीं हुई। वर्षा अभी अभी समाप्त हुई है। नर्मदा का पानी अभी भी मटमैला है। यहाँ नर्मदा पर लकड़ी का कच्चा पुल बनता है, लेकिन अभी उसके बनने में देर है। पानी कम हो तो बने। नारियल फोड़ने तक के लिए पत्थर नहीं था। एक नाव पर नारियल फोड़ा और नर्मदे हरे के घोष के साथ सांडिया से चल पड़े। दिन था 19 अक्टूबर 1983 और साथी था फूल सिंह। फूल सिंह गौड़ नौजवान है, ऊंचा पूरा हट्टा कट्ठा। शायद ही कभी बोलता है, मानो बोलना जानता ही ना हो। रात माछा के मंदिर में रहे। मंदिर नर्मदा की कगार पर है। गांव दूर है। शाम को मैं कगार पर खड़ा नर्मदा को देख रहा था। पास के पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। देखने को नर्मदा का विस्तृत प्रवाह, सुनने को पक्षियों का समवेत गान और चुपचाप ढलती शाम। खूब अच्छा लग रहा था। तभी दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया। वे इतनी बुरी तरह से भौंक रहे थे, मानो एक दूसरे को चीर कर रख देंगे। सारा मजा किरकिरा हो गया। खुशी के साथ प्राय दुख का पुछल्ला लगा रहता है। सुबह आगे बढ़े। थोड़ी देर में कुब्जा आ गई। कुब्जा और नर्मदा के ऐन संगम पर है अजेरा। एकदम खड़ी कगार पर होने के कारण यह गांव किसी हवा महल सा जान पड़ता था। लगता था फूंक मारते ही झोपड़ियां नीचे पानी में लुढ़क जाएंगी, कुछ कुब्जा में, कुछ नर्मदा में। हमने कुब्जा पार करनी चाहिए, लेकिन कंपा या कीच कादा इतना अधिक था कि पैर रखते ही अंदर धंसते। नर्मदा से मिलने और उसके संग हो लेने की उतावली में कुब्जा मानो अपना असबाब यहीं भूल गई है। पास में एक किसान हल चला रहा था। उसने बताया कि दूर वह जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, लोग वहाँ से कुब्जा पार करते हैं। बरसात में नर्मदा और कुब्जा की धाराएं एक हो जाती हैं और इन खेतों की जगह पानी ही पानी लहराता है। अजेरा बरसात में टापू बन जाता है। उन खेतों में से, यानी नर्मदा और कुब्जा के दोआब में से चलकर लंबा घेरा लगाकर हमने कुब्जा पार की, तब अजेरा आ सके। शाम को गजनई पहुँचे। सामान से लदे फदे थे। गांव में घुसते ही एक ग्रामीण ने कहा, बड़ा आडंबर रखे हो। सारा आडंबर एक किसान के घर रखकर नर्मदा तट गए। वहाँ बैठकर नर्मदा की शोभा देखने लगे। थोड़ी देर में सामने से एक नाव आई और उसमें से एक सज्जन उतरे। उनसे बातें होने लगी तो कहने लगे कि गजनई में मेरी ससुराल है, चलिए वहाँ आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम खेतों में से जा रहे थे। मैंने कहा, खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। खेत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि खेतों में हल चल रहे हैं, बोनी हो रही है, अलसाए खेत जाग उठे हैं। अभी खलिहान अच्छे नहीं लगेंगे, वे सोए पड़े हैं। जब फसल कटकर खलिहान में पहुंचेगी तब खलिहान अच्छे लगेंगे, उस समय खेत बेढंगे लगेंगे। इतना कहकर ऋतु वर्णन संबंधी एक कविता धारा प्रभा सुना दी। मैंने कहा, आप पढ़े लिखे जान पड़ते हैं। 4वीं तक पढ़ा हूँ। कुछ और सुनाइए। पाठ 1, ईश प्रार्थना, कहकर उन्होंने पूरी प्रार्थना सुना दी। पाठ 14, मूर्ख लड़का, कहकर मूर्ख लड़के की कहानी सुना दी। पाठ 44, रामायण के दोहे, और दोहे सुना दिए। एक लंबी कविता के रूप में शेख चिल्ली की कहानी सुनाई। हम हर बार पहले पाठ का क्रमांक, फिर पाठ का शीर्षक, फिर पूरा पाठ। कोई 40 बरस पहले पढ़े पाठ उन्हें क्या खूब याद थे। आपको तो पाठों के क्रमांक तक याद हैं। शुरू में मैंने जो ऋतु वर्णन सुनाया था वह पाठ 64 है। अब पलटकर वे यदि मुझसे कहते कि आप तो पढ़े लिखे हैं, अब आप ही कुछ सुनाइए, तो मैं उन्हें कवि के आश्रम में 5 वर्ष रहने के बावजूद एक भी कविता ना सुना पाता। अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा और मैं शर्मिंदा होने से बच गया।
मेरी मानसिकता कुछ ऐसी रही है कि जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़कर आगे का पढ़ो, और जब ये सब पढ़ना पूरा हो जाए तो दिमाग खाली का खाली। और अब सोचता हूँ कि बहुत उदरस्त करने के बजाय थोड़ा कंठस्थ करना ज़्यादा अच्छा है। जिस घर में हम सामान रखकर गए थे वही उनकी ससुराल थी। वहाँ हमारे रहने के साथ साथ भोजन का प्रबंध भी हो गया। सुबह आगे बढ़े। रेवावन खेड़ी में नर्मदा में एक नाव देखते ही सदा चुप रहने वाला फूल सिंह बोल उठा, अरे इसमें तो पर्दा लगा है। पर्दा नशी नाव। इस गौड़ नौजवान ने कभी ऐसी नाव नहीं देखी थी। मैंने कहा, इस पर्दे को पाल कहते हैं। इसमें हवा भरती है तो नाव चलती है, फिर खेना नहीं पड़ता। इसके बाद पड़ा ईश्वरपुर। ईश्वरपुर को राइन नदी ने 3 ओर से घेरा है। राइन को 2 बार पार करके हम आगे बढ़े। तीसरी बार संगम के पास पार करना था, लेकिन कंपा देखकर छक्के छूट गए। होता यह है कि नर्मदा में जब बाढ़ आती है तो सहायक नदी का पानी थम जाता है। इस रुके हुए मटमेले पानी की मिट्टी धीरे धीरे प्रवाह के दोनों ओर नीचे बैठ जाती है और कंपा या कीच कादा बनकर रह जाती है। यह प्राय संगम स्थल पर होता है। तब फेरा लगाकर नदी पार करने के सिवा और कोई चारा नहीं। देनवा पार करते समय 3 परकम्मा वासियों का साथ हो गया। 75 साल के वृद्ध दादू, 55 के अधेड़ कक्का और 28 का नौजवान रम्मू। दादू और कक्का ममेरे फुफेरे भाई हैं। रम्मू इनका भतीजा है। खाते पीते किसान हैं। उनके मुंडे हुए सिर बता रहे थे कि परकम्मा इन्होंने अभी अभी उठाई है। ज्यों-ज्यों परकम्मा आगे बढ़ती है, जटाजूट भी बढ़ती जाती है। अभी तक हम 2 थे, अब 5 हो गए। 5 पांडव, 3 कुंती के, 2 माद्री के। और दोपहर को हम जिस गांव में पहुँचे उसका नाम था पांडव द्वीप। नर्मदा तट पर बड़ी चहल पहल थी। यहाँ से 3 वृद्ध परकम्मा उठा रहे थे। उन्हीं को विदा करने आए थे उनके सगे संबंधी। हम बैठे कि एक स्त्री ने कहा, महाराज भोजन तैयार है, आप नहा आइए। भोजन हुआ, फिर चलने का समय हुआ। नाते रिश्तेदार रो रो कर तीनों को विदाई दे रहे थे। एक बच्ची अपने दादा से लिपटकर सुबकियां भर भर कर रो रही थी, किसी तरह अलग नहीं हो रही थी। मैंने देखा हमारा नौजवान साथी रम्मू अपनी आंखें पोंछ रहा है। रम्मू बांका नौजवान है, लंबा, सुगठित और खुशमिजाज, बातूनी हद दर्जे का, उतना ही मिलनसार। रास्ते में कहने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, 7 बरस की बेटी, 4 बरस का बेटा। उनकी माँ अब नहीं है। बच्चों को भाई के घर छोड़ आया हूँ। उन्हें छोड़ते समय उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना आज हुआ। उस दिन जी का कड़ा कर लिया था। बच्चों को सोते हुए छोड़ आया था। आज उस बच्ची को अपने दादा से लिपटकर रोते देखकर मुझे मेरे बच्चे याद हो आए। मैं अपने को रोक ना सका, आंसू ढुलक ही आए। सप्ताह भर से थमे आंसू मौका पाते ही बाहर आ गए। आंसुओं को कोई कब कैद कर पाया है। मारू कब आ गई कुछ पता भी ना चला। हम अभी किनारे पर ही थे कि रम्मू मारू में उतर गया। कपे में 4-6 डग ही चला था कि एकाएक धंसने लगा। जांघ तक धंसता चला गया। वह बेहद डर गया। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अच्छा हुआ कि धंसना रुक गया। हम लोग भी उसे हिम्मत दिलाते रहे। धंसना रुका तो हिम्मत बढ़ी। पहले उसने लाठी निकाली, फिर धीरे धीरे एक पैर निकाला, फिर दूसरा और वापस आ गया। आज मरते मरते बचा। अंदर ही अंदर चला जा रहा था। रेवा भाई ने बचा लिया, वरना मारू तो मुझे मार डाल रही थी। लंबा चक्कर लगाकर मारू पार करने के सिवा और कोई चारा ना था। किनारे किनारे ऊपर की ओर चले। गीले में से जो कंपा मक्खन सा मुलायम था, सूखने पर वही कच्चे लोहे सा कड़ा हो गया था, तड़ककर टुकड़ों में टूट गया था और पैरों में कांटों की तरह चुभ रहा था। 75 साल के वृद्ध दादू का इस सूखी पपड़ियाई धरती पर चलना देखा नहीं जाता, पर उनके मुंह में उफ तक नहीं। तभी एक ग्रामीण मिला। उसने कहा कि इतना लंबा घेरा क्यों लगा रहे हो? उधर मारू जहाँ नर्मदा से मिल रही है वहाँ जाइए, वहाँ आसानी से पार हो जाएगी। असंभव। जब यहाँ इतना कीच कादा है तब संगम पर तो और भी अधिक होगा।
वहाँ जाना व्यर्थ है। लंबा घेरा लगाकर मारू पार की, फिर पड़ा सतवासा। इस गांव में हमारे साथियों के परिचित रहते थे, उन्हीं के घर ठहरे। उन्हें जब मारू प्रसंग सुनाया तो हंसकर कहने लगे, अभी 2 रोज पहले ही गांव वालों ने संगम पर बेशर्म की डगाल बिछाकर रास्ता बनाया है। आपने नाहक चक्कर लगाया। एक तो इतना बड़ा चक्कर लगाया, ऊपर से मूर्खों में नाम लिखाया। शाम को नर्मदा तट पर पूनों का भरा पूरा चांद निकला। धरती दूध से नहा उठी। कौन कहेगा कि दिन की धूप और रात की चांदनी मूलतः एक हैं। सूर्य प्रकाश जब सीधे आता है तो धूप कहलाता है, जब चंद्र ताल में नहाकर आता है तो चांदनी कहलाता है। भोर होते ही चल दिए। नदी तट की उपजाऊ मिट्टी देखकर मेरे किसान साथी कहते हैं, यह मिट्टी सोना उगलती है, सोना। इस तरफ बबूल बहुत कम है। रम्मू या कक्का बबूल की पतली डगाल को पकड़कर झटके से खींचते हैं तो डगाल पेड़ से अलग, फिर हाथ से ही कांटे निकाल देते हैं। दातुन तैयार। खाना भले ही रूखा सूखा मिलता हो, दातुन रोज ताजा दम मिलती है। शाम को बछवाड़ा पहुँचे। गांव के चबूतरे पर सामान रखा। परकम्मा वासी साथी सदा व्रत लेने निकल गए। मैं आश्रय की खोज में था। तभी एक शिक्षक आए। उनकी गौशाला खाली पड़ी थी, लिपी पुथी और साफ सुथरी। वह हमें दे दी। शाम को बातें होने लगी। कहने लगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर ज़रूर रखना चाहिए। जहाँ कहीं अच्छे लोकगीत सुनने को मिले, तुरंत टेप कर लिया। इतने में घर से बुलाया आया तो घर चल दिए। हम लोगों के लिए चाय दूध ले आए। फिर कहने लगे, आप स्केच करते हैं, यह ठीक है, पर आपको एक कैमरा भी रखना चाहिए। हर बार स्केच करने का समय कहाँ। बीच बीच में उठकर घर चले जाते। जब भी आते नया सुझाव लेकर आते। इस बार आए तो कहने लगे, जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो कम से कम 3 घर से भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी रखूं और भिक्षा भी मांगूं। भला कौन देगा भिक्षा। लेकिन अब की बार जो सुझाव लेकर आए वह तो एकदम दिव्य था। आप राशन लेके चलते हैं, यह ठीक है, लेकिन आपको थोड़े काजू किशमिश लेकर चलना चाहिए। जब भूख लगी हो तो भोजन बनाने में देर हो तो 50-50 ग्राम काजू किशमिश खा लिए। क्या ही अच्छा हो यदि भिक्षा में लोग हमें काजू किशमिश ही दें, तब इनके 2 सुझावों का एक साथ पालन हो जाएगा। हालांकि काजू किशमिश खाए इतना अरसा हो चुका है कि अब तो यही समझ में नहीं आएगा कि इसमें काजू कौन है और कौन किशमिश। सवेरे चल दिए। गनेरा के बाद नर्मदा का साथ छूट गया। अब कोई 10 किलोमीटर तक नर्मदा का साथ नहीं रहेगा। उसने अपने पाट बदल दिया। दूर चली गई, मानो पुराना घर छोड़कर नए घर में रहने गई है। लेकिन परकम्मा वासी इस पुराने सूखे पाट को लांघते नहीं, इसलिए हमने भी इसे लांघा नहीं। इसी के संग संग चले। इसे बूढ़ी नर्मदा कहते हैं। बरसात अभी अभी ख़त्म हुई है, इसलिए पुराने पार्ट्स में कहीं कहीं पानी भरा था तो कहीं खेती हो रही थी। दोपहर को गोघाट पहुँचे। कैसा एकांत स्थान। वृक्षों की घटा के कारण यह स्थान किसी आश्रम सा लगता था। पेड़ों पर हजारों तोते मंडरा रहे थे। नहाने के लिए कुंड था। यहाँ परकम्मा वासियों का अच्छा जमघट था, लेकिन ये सभी यहाँ से सीधे होशंगाबाद चल देंगे। नर्मदा के किनारे किनारे जाने से बड़ा फेरा लगाना पड़ता है। हम बूढ़ी नर्मदा के संग आगे बढ़े। बाईं ओर लाल पीली या कत्थई रंग की उठती गिरती टेकरियाँ साथ चल रही थी। दाहिनी ओर नर्मदा का पुराना पाट था, जो अब सपाट हो गया था। मन में कैसा कैसा लग रहा था। नर्मदा नहीं भी है और है भी। रात बीकोर में रहे। आहार खेड़ा से नर्मदा फिर मिल गई। उस तट से पहाड़ियों ने झांकना शुरू कर दिया। अब हमारी पगडंडी ऊबड़ खाबड़ टीलों में से थी और झाड़ी भी शुरू हो गई थी। सूरज कुंड पहुँचते दोपहर हो आई। मोहक मोड़ लेती नर्मदा मानो यहाँ एकांतवास कर रही है। नदी तट पर घंटियाँ टनटनाते पशुओं के झुंड और 2-3 ग्वालों के अलावा और कोई नहीं था। ऊपर एक कुटी में सौम्य स्वभाव के एक युवा सन्यासी रहते थे।
उनसे बातें होने लगी तो कहने लगे, 6-7 बरस पहले की बात है। एक दिन एक सन्यासी आए और पेड़ के नीचे आसन जमाया। मैं नहाकर आ रहा था। मैंने उन्हें देखा पर वे कुछ बोले नहीं तो मैं भी चुप रहा। शाम हो गई। अब मुझे चिंता हुई। जाकर देखा तो वे वैसे के वैसे ही बैठे हैं। मैं उन्हें आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाया, उनकी सारी व्यवस्था की। वे यहाँ कोई 5-6 दिन रहे। बंगाल के थे, वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। मैं भी वेदांती साधु हूँ। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं ना जाता तो वे स्वयं ना आते। किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भिक्षा तक नहीं। शाम को गौरा पहुँचे। बाढ़ में यह गांव 2 बार तबाह हो चुका है। अब नदी से दूर चला गया है। नदी किनारे 6-7 घर बचे हैं। नर्मदा तट पर बनी कुटी में रात रहे। सुबह उठकर देखा, नर्मदा का पानी सुनहरा हो रहा था। थोड़ी देर में सूरज का ललचौहा गोला निकला। ज्यों-ज्यों वह ऊपर चढ़ता गया, पानी में उसके प्रतिबिंब की चौड़ाई तो वही रही आई, लेकिन लंबाई बढ़ती चली गई और देखते देखते उसने एक दमकते स्तंभ का रूप ले लिया। यह तो मानो सूर्य का कीर्ति स्तंभ था। फिर तो मैं रोज सुबह शाम सूर्य चंद्र के सद्य निर्मित कीर्ति स्तंभ देखता। संसार के सभी कीर्ति स्तंभ एक ना एक दिन ढह जाएंगे, केवल यही 2 हैं जो यावच्चंद दिवकरों रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़े। खेतों में ज्वार इतनी ऊंची थी कि पूरा हाथी गायब हो जाए। चांदला के बाद तवा नदी आई। हम तवा के किनारे किनारे आगे बढ़े। तवा और नर्मदा के संगम के निकट एक मंदिर दिखाई दे रहा था। पास लगता था, लेकिन पहुँचते पहुँचते पसीना आ गया। यहाँ नर्मदा में खूब चट्टानें हैं। कितने दिनों के बाद जलरव सुनाई दिया। उस तट के पहाड़ एकदम पास आ गए। पहाड़ की छत्र छाया में 2 बड़ी नदियों का संगम बड़ा मनोरम लग रहा था। तवा का पाट बहुत चौड़ा है, नर्मदा से भी चौड़ा, और उसमें पानी भी काफ़ी था। बड़ी मुश्किल से तवा पार की, संगम में स्नान किया और बांद्राभान पहुँचे। यहाँ से सड़क मिल गई। होशंगाबाद अब ज़्यादा दूर नहीं। बाईं ओर तवा, दाहिनी ओर नर्मदा, बीच में सड़क। 2 तरफ 2 नदियाँ, एक आ रही है, दूसरी जा रही है, और बीच में हमारा रास्ता। होशंगाबाद पहुँचते पहुँचते सांझ हो आई। सीधे यहाँ के सुप्रसिद्ध सेठानी घाट गए। यहाँ बहुत सारे परकम्मावासी थे। कई तो बाहर पेड़ के नीचे ठहरे थे। हमें एक धर्मशाला में अच्छी जगह मिल गई, तो यहाँ हमने 2 रातों के लिए लंगर डाल दिया।